हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट एकेडमी में। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ यहाँ पे 2025 बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखोगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट रहता है। कितना भी विद्यार्थी पढ़ने में तेज हो, वो हमेशा इस बात से घबराता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। तो यह मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखवाया हूँ एक स्टूडेंट से। चलिए देखते हैं वो स्टूडेंट किस प्रकार लिखा है। पूरी कॉपी में जांच के आपको दिखाने वाला हूँ। और यह पेपर हमारे पास है 2025 के हिंदी का यह पेपर है। और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन उस लड़के ने इस कॉपी में बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखा हुआ है। देखते हैं 70 नंबर का पूरा के उसे कितना नंबर दिया जाएगा। कितना बेहतरीन तरीके से उसने लिखा है कि उसे कितना नंबर मिलेगा। पूरा का पूरा उसने प्रयास करके बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और आपके मन में भी जो डाउट होगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, अगर हैंडराइटिंग खराब है तो क्या नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी बहुत सारे डाउट होते हैं वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। अगर आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य है, उसको एग्जामिनर पढ़ लेता है, तो आप लोगों को नंबर मिलेगा। और इस कॉपी में आप कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। क्या प्रेजेंटेशन किया है, कहाँ पे उसने गलती किया है, कहाँ पे उसका नंबर कटेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और आप भी पूरा वीडियो देखिए और इनसे कुछ सीखने की जरूरत है तो सीखिए, और कुछ इनसे ना भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मिस्टेक ऐसे किए होंगे जो को आपको नहीं करना है एग्जाम में। चलिए देखते हैं। फिलहाल कॉपी चेक करेंगे तब मालूम चलेगा। फिलहाल यहाँ पे पेपर मैंने लिया है। कोड आप देख सकते हो। कोड जो है 801 डीडी कोड है। और पेपर को हल करने के लिए समय जो दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय है इनको हल करने के लिए। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। और निर्देश यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। निर्देश यहाँ पे है। और निर्देश में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर ये जो है 15 मिनट आप पढ़ सकते हो। और जो 3 घंटे का समय रहेगा उस पेपर को आप लोगों को हल करने होंगे। इसके बाद दूसरा बोला है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब। ठीक है। बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ओएमआर शीट भी लेकर आया हूँ। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्होंने किया है ओएमआर शीट पे। ये भी मैं चेक करके दिखाने वाला हूँ कि 20 में से कितना क्वेश्चन इनका सही है। ठीक है। इसके बाद है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है पांचवा। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 है, उसको हल करने के लिए 1 घंटा का समय दिया जाएगा आप लोगों को। और खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप पढ़ने में तेज हो तो आप चाहोगे तो 5 मिनट में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके पूरा का पूरा समय दे दोगे खंड ब में। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया है कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। चलिए फिलहाल पेपर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और उसके बावजूद मैं पहले आप लोगों को बताने वाला हूं कि यह फ्रंट पेज उन्होंने सही से भरा है या नहीं भरा है, उनको देख लेते हैं थोड़ा। पहली बात कि एग्जामिनर जब भी चेक करेगा तो पहले आप लोगों का ओ एम आर शीट यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है। तो ओ एम आर शीट पे आप देखोगे तो ये जो जिला कोड है आप लोगों को पूरा भरा हुआ मिलेगा। केंद्र कोड भी आप लोगों को भरा हुआ मिलेगा। अनुक्रमांक जो है आप लोगों का लिखा हुआ रहेगा। विषय वहां पे आप लोगों का हिंदी और विषय का कोड भी आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या आपको सब कुछ लिखा मिलेगा। आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे फोटो भी आप लोगों का रहेगा। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे देखिए मार्क सीरीज देखता है एग्जामिनर। क्या देखता है? मार्क सीरीज देखता है। ठीक है। डीडी उन्होंने मार्क सीरीज भरा है। देखते हैं क्या पेपर में डीडी था, तो आप देखिए पेपर में डीडी है, वही डीडी लिखना है। डी लिखने के बाद यहाँ पे डी को रंग देना है। यहाँ पे डी उन्होंने रंगा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना परीक्षार्थी का सिग्नेचर कर लेना है। और यहाँ पे टीचर सिग्नेचर करेंगे जो आपके वहां पे चेक करेंगे ओ एम आर शीट को। ठीक है। और जो एग्जाम हॉल में रहेंगे टीचर आपके, जो पेपर जिस समय दोगे, जो एग्जाम हॉल में रहेंगे वो सब कुछ देखकर वहां पे सिग्नेचर कर देंगे। तो फिलहाल सब कुछ उन्होंने सही भरा हुआ है। पेपर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले इनको चेक कर लेते हैं। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक देखिए उन्होंने अनुक्रमांक बिल्कुल सही भरा हुआ है। 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 3 5 फिर 2 9 0 7। ध्यान से भरना है आप लोगों को। अनुक्रमांक में कोई मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को। विषय की अगर हम बात करें हिंदी, प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र,
प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक 801 डी बिल्कुल सही है। ये आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है, बहुत जरूरी है। ये आप लोगों को पेपर कोड बिल्कुल सही सही भरना है। इसके बाद परीक्षा का दिन उन्होंने सोमवार, जो भी जिस डेट को होगा आप लोग डेट डाल लीजिएगा। परीक्षा की तिथि तो मैं आज का ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आज का ही मेरा डेट लिखा है, ठीक है। और आप लोग लिख दीजिएगा जिस डेट को एग्जाम रहेगा। केंद्र का नाम वही लिखना है जिस सेंटर में आप पेपर दे रहे हो, जहां पे आप लोगों का सेंटर गया है वहां केंद्र का नाम आप लोगों को लिखना है। चलिए देखते हैं। तो पेपर में यहाँ पे खोलता हूं। पेपर में सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, देखते हैं कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो तो आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं, बी वाला है। देखते हैं बी वाला ऑप्शन उन्होंने सही रंगा है कि नहीं। तो पहले का बी मतलब पहला वाला सही है उनका। आगे अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न, दूसरा है यहाँ पे कि कलम के सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक तो इन चारों ऑप्शन में से अमृत राय जी हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा का पहला उन्होंने रंगा हुआ है, एक नंबर यहां से भी इनको मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न तीसरा वाला, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो तीसरे का बी वाला सही है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरे का बी उन्होंने रंगा हुआ है, बिल्कुल तीसरे का बी सही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगला चौथा देखिए क्या किए उन्होंने, अर्धनारीश्वर के लेखक। तो अर्धनारीश्वर के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। चौथे का पहला, तो देखिए देखते हैं चौथे का पहला। तो चौथे का पहला वाला ऑप्शन रंगा हुआ है, बिल्कुल एक नंबर यहां से भी मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला है पांचवा प्रश्न, गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। तो पांचवे का ए वाला सही है। तो पांचवे का ए देखिए, पांचवे का ए रंगा हुआ है, बिल्कुल एक नंबर यहां से मिलता हुआ। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, आगे मुलाकात हुई क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक इन चारों ऑप्शन में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 6 का पहला, देखिए 6 का पहला है क्या, देखिए बिल्कुल 6 का पहला रंगा हुआ है। तो एक नंबर यहां में सही दे देता हूं उनको। सातवां देखिए, कृति कंकाल के लेखक। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो सातवें का ए, यहाँ पे देखते हैं OMR शीट में, तो सातवें का ए बिल्कुल रंगा हुआ है। तो यहाँ से एक नंबर उनको मिल जाता है। इसके बाद हम लोग पृष्ठ को पलटेंगे, यहाँ पे पेज भर गया है, इधर क्वेश्चन दिया गया है आठवां वाला। आठवां वाला क्या है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आठवें का पहला, चलिए देखते हैं आठवें का पहला है क्या, आठवें का पहला बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा अगर हम बात करें तो मेरी असफलताएं, तीसरे वाला सही होगा। 9 का सी, 9 का सी देखते हैं OMR शीट में, 9 का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 10वां प्रश्न उन्होंने क्या किया है, निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। तो रीति काल की काल अवधि मानी जाती है 1643 ईस्वी से लेके 1843 ईस्वी तक। 10वें का पहला जो है वो सही होगा। देखते हैं 10वें का पहला है क्या, तो 10वें का पहला रंगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 11वां चेक करेंगे, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। 11वें का पहला, 11वें का पहला हास। तो देखिए यहाँ पे 11वें का पहला एक नंबर यहाँ से भी मिलता हुआ उनको। 12वां प्रश्न देख लीजिए, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी में कौन सा रस है। रस पूछा है तो यहाँ पे करुण रस का प्रयोग इसमें किया गया है। 12वें का बी सही है। देखेंगे 12वें का बी बिल्कुल सही है, तो इसका भी हम राइट कर देंगे, एक नंबर दे देंगे वहां पे। 13वां प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगर हम बात करें तो 13 का सी, 13 का सी का मतलब देखिए 13 का सी उसमें लगा है, बिल्कुल ये सही हो गया। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा रानी में यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए रंगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यह पेज भर गया, अगला पृष्ठ पे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है।
तो अग्नि का पर्यायवाची इन चारों में से अनल भी है, पावक भी है, आग भी है, मतलब सभी हैं, उपयुक्त सभी। 15 का डी जो है वो बिल्कुल सही है। 15 का डी देखेंगे तो 15 का यहाँ पे डी वाला रंगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, 16वां चेक करेंगे कि शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। अब देखिए एक के नीचे अंडरलाइन किया गया है, पूछा है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो एक की अगर हम बात करें तो एक आपका विशेषण है, संख्यावाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो 16 का सी होगा। देखते हैं क्या हुआ है। 16 का सी बिल्कुल सही है। तो 16 का सी हमने बिल्कुल 1 नंबर यहाँ पे दे दिया। 17वां प्रश्न है कि रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है। तो रूपसी तेरा घनकेश पास में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो 17 का सी है। 17 का यहाँ पे देखेंगे तो 17 का सी बिल्कुल, ये भी इनका क्वेश्चन सही है। आगे बात करेंगे 18वां कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य के रूप में होगा, मतलब इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिश्रम व्यक्ति अवश्य सफल होता है। 18 का बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं, तो 18 के बी बिल्कुल सही किए हुए हैं, 1 नंबर यहाँ से इनको दे दिया मैंने। 19वां देखो, आओ अब चलते हैं, वाक्य का भावाच्य रूप होगा। तो आओ अब चलते हैं उसको भाव के रूप में अगर व्यक्त करना होगा तो बी वाला होगा कि आओ अब चला जाए। तो 19 का बी होगा। चलिए देखते हैं, 19 का बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। तो 19 का बी। अब एक प्रश्न और बचा हुआ है बहुविकल्पी का। देखिए 20वां कह रहा है कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अपार में उपसर्ग पूछा है तो अधन पार, अ ही उपसर्ग कहलाएगा। 20वें का बी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 20वें का बी। तो यहाँ पे आपने देखा कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्होंने सही किया है, तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने उनको दे दिया। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, वो भी कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार उन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात उन्होंने लिखा है खंड ब वर्णात्मक। ये बिल्कुल बहुत सटीक तरीका होता है, इतना तो आपको लिखना ही होगा, समझ रहे हैं? इतना आपको पहली बार जब लिखने जा रहे हो तो खंड ब वर्णात्मक प्रश्न आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 बिल्कुल अच्छी बात है। उन्होंने लिखा है संकेत में, संकेत में उन्होंने लिखा है कि कुसंग का जोर फिर डॉट डॉट उठाती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, उन्होंने ये वाला प्रश्न किया है। 21वां का पहला वाला प्रश्न उन्होंने किया है। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। हर एक प्रश्न पे 2-2 नंबर यहाँ उनको मिलेगा अगर सही किए होंगे तो उसने क्या है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। तो हिंट में उन्होंने लिख दिया है आगे का कुसंग का जोर, कुसंग का जोर फिर डॉट डॉट उठाती जाएगी। ठीक है, क्या होगा? उठाती जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक उन्होंने किया है, यहाँ पे उठाती होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर उतना दे देगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ये संकेत है, ताकि संकेत लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाए कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा 21 का क। 21 का क उन्होंने किया है। 21 का ये क है, ये ख वाला है, अथवा वाला। 21 का क का उन्होंने ये वाला प्रश्न किया है, ए वाला। 21 का क है, प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम उन्होंने संदर्भ बना के लिखा है, क्योंकि पाठ और लेखक का नाम संदर्भ में लिखा जाता है। तो बिल्कुल संदर्भ में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी गद्यखंड में संकलित मित्रता निवंश अवतरित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यह सही है। उन्होंने अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने ये काम किया है कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल ब्लैक पेन से उन्होंने लिखा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं तो और अच्छा रहता है। हालांकि नंबर नहीं कटेगा, ब्लैक पेन से उन्होंने लिखा है, लेकिन नीचे अगर अंडरलाइन कर देते हैं और आकर्षक दिखने में लगता है। 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल सही है, 1 नंबर इनका कटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है यहां तक कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्विति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका हमें बताना है व्याख्या। तो व्याख्या उन्होंने सबसे पहले लिखा है 21 का ख हेडिंग डालकर, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला है उन्होंने। फिर यहाँ पे व्याख्या को यहाँ से लिखा है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे पेज इनका भर गया है, तो पेज भर गया है तो इधर लिखे होंगे। ठीक है, पेज भर गया है तो इधर लिखे होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। पेज उनका भर गया है, पेज अगर आपका भर जाए तो आप इधर लिख सकते हैं। जैसे
बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो बिल्कुल सही उन्होंने लिखा था, तो इस पे भी 2 नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है, 1 नंबर नहीं काटा जाएगा। 21 बार। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सी वाला प्रश्न है, युवा पुरुष के संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो उन्होंने 21 का ग हेडिंग डाला हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। बिल्कुल सही है, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया जाएगा इनका। तो पूरे नंबर इनके 6 नंबर मिल गए, 1 नंबर भी उन्होंने मिस्टेक यहाँ पे नहीं किया है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का पद्यांश है। पद्यांश आप देख सकते हो, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरि लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। इसके नीचे 3 प्रश्न दिया गया। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या आपको डाल लेनी है, जैसे उन्होंने डाला प्रश्न उत्तर संख्या 22। ठीक है, अब 22 उन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे संकेत भी उन्होंने लिख दिया कि 22 का मैं कौन सा कर रहा हूं, तो चरण कमल बंदो लास्ट लास्ट तिही पाई वाला कर रहा हूं। तो ये आपको हिंट में लिख देना है। 2 लाइन आगे लिख दीजिएगा चरण कमल बंदो, यहां तक लिख दीजिएगा और लास्ट का तिही पाई, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि यही आपने किया है। संकेत में आपको लिखना है, संकेत बिल्कुल इन्होंने सही किया हुआ है। फिर उन्होंने क लिखा है, क में उन्होंने संदर्भ हेडिंग उन्होंने डाला हुआ है, बिल्कुल सही। संदर्भ में सूरदास जी लिखे हुए हैं, अच्छी बात है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना चाहिए। सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, बिल्कुल सही। काव्यखंड से, तो काव्यखंड को ब्लैक पेन से लिख देना है, पद को भी ब्लैक पेन से उन्होंने लिखा है। यहाँ पे 2 नंबर बनता है, 1 नंबर यहाँ पे कटने वाला नहीं है। आगे बात करें तो उन्होंने प्रसंग भी लिखा है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पद्यांश में प्रसंग लिखना बहुत जरूरी है। जब पद्यांश आप सॉल्व कर रहे हो तो प्रसंग आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रसंग का मतलब यह होता है कि उस पद्यांश में किन के बारे में बात किया गया है। जो कि उन्होंने लिखा है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते उनके चरणों की वंदना किया है। यहाँ पे देखिए सूरदास जी ने ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, श्री कृष्ण को ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हालांकि इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, वो 2 नंबर उसी में ऐड होता है। 1 नंबर संदर्भ पे, 1 नंबर प्रसंग पे दिए जाते हैं। फिर 22 का ख, 22 का ख उन्होंने व्याख्या किया हुआ है, मैं पेपर में दिखा देता हूँ, क्योंकि बी वाला प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, बैरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। इसका व्याख्या करने के लिए बोला था उन्होंने। 22 का ख व्याख्या हेडिंग डाला हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। हालांकि मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि एग्जामिनर जो है उतना पढ़ेगा नहीं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं तो एक एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, इतना एग्जामिनर नहीं पड़ेगा, उनका प्रेजेंटेशन देखेगा, बिल्कुल नंबर दे देगा। देखिए यहाँ पे सूरदास को ब्लैक पेन से लिखा है, श्री कृष्ण को ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं। यहाँ पे एग्जामिनर 2 नंबर बिल्कुल दे देगा। एग्जामिनर के पास समय नहीं रहता पढ़ने के लिए, बस 1 लाइन पढ़ेगा कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने श्री कमल रूपी चरणों को वंदना करते हुए। जैसे ही ब्लैक पेन का यूज आपको देखेगा एग्जामिनर, वो समझ जाएगा कि बिल्कुल आपने सही लिखा है, नंबर आपको दे देगा, इतना याद रखना। इसके बाद 1 लाइन छोड़ दो, जब भी बिल्कुल सही 1 लाइन छोड़ के ही आपको लिखना है, बिल्कुल उन्होंने सही किया है। तीसरा वाला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 1 लाइन छोड़ के उन्होंने अलंकार हेडिंग डाला है और उन्होंने बताया कि चरण कमल में रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 2 नंबर यहाँ से मैं दे देता हूँ। अभी तक उनका एक भी नंबर नहीं कटा है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, आपकी राइटिंग बस पढ़ने योग्य हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कोई नहीं काटेगा। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इस पृष्ठ पे हम लोग चेक करेंगे, पृष्ठ इनका भर गया है। प्रश्न उत्तर 23 उन्होंने स्टार्ट किया है। अब प्रश्न उत्तर 23 देखते हैं क्या दिया हुआ है पेपर में। तो प्रश्न नंबर 23 यहाँ पे लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोला है, 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर उनको संदर्भ पे दिया जाएगा और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद पे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 23 बिल्कुल सही। संकेत में उन्होंने लिख लिया है
कि दो प्रश्न दिया है यहाँ पे, एक ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला, एक अथवा वाला दिया है, तो उन्होंने ऐसा नगरी वाला लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संकेत में ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति करिता, उन्होंने संकेत बता रखा है कि मैंने यही किया है। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल के लिखा है उन्होंने, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रसंग उन्होंने लिखा है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा स्थिति के विषय में बताया गया, बिल्कुल सही, 2 नंबर इनको दे दिया गया। आगे देखिए उन्होंने लिखा है हिंदी में अनुवाद, बिल्कुल हिंदी में अनुवाद उसने कर दिया है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यहाँ से मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह, देखिए बहुत अच्छा बात है कि उन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है कि दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किसे फारसी भाषा में कराया। तो देखिए फारसी को भी उसने ब्लैक पेन से लिखा है। कहीं से भी नंबर कटने लायक नहीं है, इसलिए नंबर मैं नहीं काटूंगा इनको, पूरा का पूरा इसमें मैं 2 नंबर यहाँ पे दे दूंगा। 2 नंबर नहीं, अनुवाद में 3 नंबर था, 3 नंबर, 1 नंबर नहीं काटूंगा, 3 नंबर में 2 नंबर, तो यहाँ से 3 नंबर, यहाँ 5 नंबर का था, 5 नंबर मिल गया, आप देख पा रहे हो। ठीक है, कहीं से भी मिस्टेक कहीं से काटने योग्य है नहीं, काटने योग्य रहता तो मैं जरूर काट देता। इसके बाद आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यह भी 5 नंबर का है। चलिए देखते हैं, तो उन्होंने हेडिंग डाला है प्रश्न उत्तर संख्या 24, 24 का उन्होंने अथवा वाला किया है, तो यहाँ पे अथवा वाला उन्होंने किया है, बिल्कुल सही, सर्वे भवन्ति सुखिनम वाला। यहाँ पे काम और कर लेना चाहिए था, यहाँ पे संकेत अगर हेडिंग डाल देते तो बहुत अच्छे रहता, लेकिन नंबर कटने योग्य नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि प्रश्न उत्तर संख्या 24 का अथवा उन्होंने डाल रखा है। संकेत में अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे सर्वे भवन्ति, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख देते हैं कि सर्वे भवन्तु, ठीक है, फिर डॉट 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 करते करते लास्ट की लाइन भवेत, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं भवेत, ठीक है। तो ये अच्छा लगता, एग्जाम को पता चल जाता आपने कौन सा किया है, लेकिन फिर भी पता चल जाएगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 24 का अथवा उन्होंने लिखा है। तो इसमें संदर्भ हेडिंग डाल के उन्होंने लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक, उन्होंने ये वाला किया है, आप देख सकते हो, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यहाँ पे संदर्भ में उन्होंने लिखा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, बिल्कुल सही है। प्रसंग भी लिखा है उन्होंने, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया, बिल्कुल बिल्कुल 1 नंबर काटने योग्य नहीं, इसलिए मैं 2 नंबर पूरा दे रहा हूँ। फिर हिंदी में अनुवाद भी उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि सब सुखी हो, बिल्कुल, फिर खड़ी पाई उन्होंने लिखा है, सब रोग रहित हो, खड़ी पाई, सब कल्याण को देखें, कामा भी उसने यूज किया है, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, न अर्थात कोई भी दुख का भागी न, बिल्कुल बिल्कुल सही, 3 नंबर उनको मैं दे देता हूँ, 1 नंबर काटने योग्य नहीं है, ठीक है, 1 नंबर नहीं कट सकता, बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है। ऐसे आप लोगों को लिखते हुए आगे बढ़ने हैं। अब अगला देखेंगे प्रश्न उन्होंने क्या लिखा है, तो यहां मैं कर देता हूं। अगला प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं पेपर में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का यह प्रश्न है। तो यहाँ पे बहुत सारा है, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, फिर जैव सुबास, मातृभूमि, इसके बाद आपका कर्ण दिया है, फिर करमवीर दिया है, इसके बाद देखेंगे आगे तो तुमुल भी दिया है। तो इसमें से कौन करना है, उन्होंने किया है प्रश्न उत्तर संख्या 25 का क, ठीक है। तो देखिए क्या आप सब कुछ कर सकते हो इसमें से जो दिया है, नहीं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे एक चीज, आप उसको नोट कर लो कि आपको कौन सा करना है। तो ये जिला वाइज जाता है, आपके जिला में जो पूछा जाता है वही आपको करना है। क्वेश्चन बैंक में लिखा मिलता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको कौन सा खंड काव्य करना है। तो हालांकि यह गाजीपुर से है, तो गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत यहाँ पे खंड काव्य किया गया है, इसलिए उन्होंने लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 25 का क, और क में भी दूसरा उन्होंने किया है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथनांक अपने शब्दों में लिखे, ठीक है, चतुर्थ सर्ग। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहले लिख लिया है इस अवधारणा को, ये डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन को एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथानक की घटनाएं सत्य और ऐतिहासिक हैं। कवि ने इसके कथानक को 5 सर्गों में विभक्त किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये किया है। इसके बाद चतुर्थ सर्ग उन्होंने डाला क्योंकि चतुर्थ सर्ग ही करना था, तो चतुर्थ सर्ग इस प्रकार उन्होंने किया, बिल्कुल सही।
भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन चतुस्वर्ग में, ठीक है। जलियांवाला बाग घटना का इसमें जिक्र किया गया है कि जलियांवाला बाग की नृशंस घटना को जाने के गांधी जी ने सन 1920 ईस्वी में देश की जनता का असहयोग आंदोलन उसने किया था। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, छात्रों ने विद्यालय, वकीलों और कचहरियों और सरकारी कर्मचारियों ने, अब पेज इनका भर गया यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ से लिखा है कि नौकरियां छोड़ दी, इस आंदोलन का सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई। बिल्कुल सही है। और बीच बीच में देखिए जैसे साइमन कमीशन की बात हुआ गया है, फिर साइमन कमीशन, पंजाब केसरी लाला जी, यहाँ पे लाजपत राय जी, कुछ कुछ मेन पॉइंट, फिर यहाँ पे गांधी जी के वो, फिर दांडी यात्रा भी उसी में, फिर सत्याग्रह को ब्लैक पेन से उन्होंने हाईलाइट किया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी उसने चलाया था। तो यह पॉइंट उन्होंने ब्लैक पेन से हाईलाइटेड करके लिखा है। अब ये पेज भर गया, फिर उन्होंने इधर लिखा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है प्रश्न, इसलिए पेज को उन्होंने पलट के इधर लिखा हुआ है। फिर देखो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया था, बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है। बिल्कुल जो जो मेन पॉइंट उन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है, एग्जामिनर जानते हैं आपको ब्लैक पेन से जो लिखे उन्हीं पे ध्यान देगा। अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे उनको 3 नंबर दूंगा, 1 नंबर काटेंगे, 1 नंबर काटने योग्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 26। देखिए प्रश्न नंबर 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय 5 नंबर, 3 नंबर तो आप लोगों को जीवन परिचय पे मिलेगा, 2 नंबर रचना पे मिलेगा। देखते हैं, उन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बिल्कुल उनका जीवन परिचय है। फिर यहाँ पे हेडिंग उन्होंने डाला है जीवन परिचय। जीवन परिचय उन्होंने यहाँ पे, जीवन परिचय ऐसा होना चाहिए, बड़ी की मात्रा होना चाहिए जीवन परिचय में, ठीक है। उन्होंने छोटी की मात्रा लिखा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक किया है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पे देखा जाता है उन्होंने संक्षिप्त परिचय में लिखा है कि जन्म 1884 में, जन्म स्थान अगोना बस्ती, पिता का नाम चंद्रबली था, मृत्यु 2 फरवरी 1941, रचनाएं चिंतामणि रस मीमांसा। बिल्कुल यह संक्षिप्त परिचय ही एग्जामिनर देख के नंबर देता है। बाकी उन्होंने देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, 84 में हुआ था, अगोना नामक चंद्रबली नाम था उनके पिता का। फिर उन्होंने एक मिशन स्कूल में 10वीं परीक्षा पास किया, बिल्कुल सही से उन्होंने लिखा है, ठीक है। इधर देखते हैं क्या लिखे हुए हैं, बिल्कुल इनका पेज यहाँ पे अगर भर गया है, तो पेज अगर भर गया है यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं, पीटीओ लिख दिया कीजिए, लास्ट में पीटीओ लिख देंगे तो पेज टर्नओवर, मतलब इधर भी मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे भी जीवन परिचय ही है। उन्होंने लास्ट लाइन लिखा है कि 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, बिल्कुल सही। एग्जाम में पूरा नहीं पड़ेगा, मेन मेन पॉइंट पड़ेगा। प्रमुख रचनाएं हेडिंग डाल के उन्होंने लिखा है चिंतामणि, भाग्य को दो में जैसे त्रिवेणी, सूरदास, विचार भी थे, बिल्कुल सही है। यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे भी उन्होंने किया है, 5 नंबर मैंने इनको दे दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या उन्होंने किया है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे ख वाला, 26 का ख, कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख, महाकवि सूरदास जी, तीसरा वाला उन्होंने किया है। ये जरूरी डालना है आप लोगों को। देखिए उन्होंने क्या किया है, ख का तीसरा महाकवि सूरदास, तो तीसरा वाला हेडिंग उन्होंने डाला हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। संक्षिप्त परिचय में जन्म लिखे हैं 1478 में, जन्म स्थान रूनकाता में, पिता का नाम रामदास सारस्वत, मृत्यु 1583 में, रचना है सूरसागर साहित्य लहरी, बिल्कुल सही। इसी को देखकर एग्जाम में नंबर दे देगा। लेकिन देखिए लिखावट भी अच्छी है। जीवन परिचय देखिए यहाँ पे जीवन उन्होंने सही डाला है, वहां पे गलत डाला था, यहाँ पे सही डाला उन्होंने। देखिए रूनकथा 1478, पंडित रामदास सिंही नमक। यहाँ इसके बाद ये एग्जामिनर पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा एग्जामिनर इतना। इसको पढ़ने के बाद नंबर दे देता है या कॉपी में इन बिंदुओं को देखता है, इसके बाद वो नंबर आप लोगों को दे देता, कभी नहीं पढ़ेगा इन सारी चीजों को। इसके बाद यहाँ पे देखेगा 1583 मृत्यु है और पास रौली में, इस उसको देख लेगा। प्रमुख रचना देखेगा जरूर, क्योंकि 2 नंबर है। तो सूरसागर सूरश्रावणी साहित्य लहरी जब देख लेगा कि आपने प्रमुख रचना भी लिखा है, बिल्कुल 5 नंबर यहाँ से दे देगा। अगर रचना नहीं लिखे रहेंगे तो 3 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर कट जाएगा, इतना याद रखना आप। इसके बाद देखिए प्रश्न 27, अगर आपका ज्यादा पेज बच रहा है, इतना ज्यादा पेज बच रहा है तो आप प्रश्न लिख सकते हो। लास्ट का अगर 2-3 लाइन इतना बच रहा है तो इसको नए पृष्ठ से, नए क्वेश्चन को नए पृष्ठ से लिखे। अगर आधा से अधिक लाइन बच रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे उन्होंने किया है, बिल्कुल सही। प्रश्न उत्तर संख्या 27 उन्होंने किया, देखिए क्या है प्रश्न उत्तर संख्या 27 की। प्रश्न संख्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जो इस पेपर में न आया हो। तो आप कहोगे सर पेपर में कौन सा न आया हो, तो देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये पेपर में प्रश्न संख्या 24 था ना,
कि संस्कृत का पद्यांश, तो संस्कृत का पद्यांश पोयम ही तो कहलाता है। देखो, मानो हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति कामर्ष हित्वा अर्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवति। दूसरा है सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये नहीं कि यही लिख दो, ये लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो तो इनसे अलग लिखना है। और उन्होंने प्रश्न उत्तर संख्या 27 अलग लिखा है। क्या लिखा है? बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजया। उन्होंने यहाँ पे इस चिन्ह दिया है। उभयत्र समो वीर वीर भाव वीरता, बिल्कुल सही। ठीक है। सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया, देखिए दो लिख दिए हैं, तो ये वाला तो एग्जाम में था ही पेपर में, तो ये नहीं लिखना है आप लोगों को। दो आप लिखने की जरूरत नहीं, इन्होंने दो लिखा है लेकिन एक पेपर में जो आया था वो ही उन्होंने लिख दिया है, लेकिन एक अलग से लिखे हुए हैं। अगर ये भी नहीं लिखे तो एक नंबर भी उनको नहीं मिलता, तो इसलिए इनको नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि ये वाला उन्होंने अलग लिखा हुआ है, इसलिए मैं 2 नंबर दे देता हूं। अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता तो नंबर पूरा काट लेता मैं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चेक करते हैं, देखिए क्या है। अगला प्रश्न उन्होंने किया है प्रश्न 28, प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। पहला है भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती। देखते हैं उन्होंने क्या किया है। प्रश्न उत्तर संख्या 28, तो 28 में उन्होंने चारों कर दिया है, उन्होंने चारों कर दिया है, लेकिन बोला था वो 2 ही, बोला था 2 ही, लेकिन उन्होंने चारों कर दिया है। तो क्या चारों कर दिए हैं तो चारों नंबर दिया जाएगा? नहीं, हालांकि इनका चारों ही सही है, इनका चारों ही सही है, तो क्या 4 नंबर दे दूं? नहीं, एग्जाम पर 2 ही देगा। तो इतना लिखने की क्या जरूरत है? जब 2 ही प्रश्न के आंसर पूछे गए तो 2 ही आप लिखिए, समझ रहे हैं? तो 4 लिख के 4 नंबर एग्जाम में नहीं देगा, जितने नंबर का रहता है उतना ही देगा। तो देखिए 2 नंबर आपको एग्जाम में देगा, कभी भी आप लोगों को 4 नंबर नहीं देगा। जितना नंबर का रहता है एग्जाम में उतना ही नंबर देता है, उससे कम दे सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं देगा, इतना याद रखना आप। चलिए, ये नहीं कि खूब बड़ा बड़ा ज्यादा ज्यादा लिख दूं, ज्यादा पेज लिख दूं तो नंबर मिलेगा, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 29 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का है। तो उन्होंने प्रश्न उत्तर संख्या 29 डाला हुआ है, और निबंध उन्होंने तीसरा किया हुआ है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, उन्होंने सबसे पहले रूपरेखा डाला है, बिल्कुल अच्छी बात है। रूपरेखा में उन्होंने प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या तथा समाधान, उपसंहार, बिल्कुल सही है। इसके बाद पहला प्रस्तावना हेडिंग डाले हुए हैं, प्रस्तावना लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखे हुए हैं, मृदा प्रदूषण, बिल्कुल सही। ध्वनि प्रदूषण उन्होंने हेडिंग बना के लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो प्रदूषण की समस्या भी उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद इधर है क्या, बिल्कुल है, 7 नंबर का है तो आपको लिखना पड़ेगा उतना बड़ा, उन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं ऐसे कर देता हूँ। प्रदूषण का अर्थ भी उन्होंने लिखा हुआ है। प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के प्रकार मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फिर उन्होंने लिखा है प्रदूषण का समाधान उन्होंने लिख दिया है, लास्ट में उन्होंने उपसंहार लिख दिया है। बिल्कुल, यहाँ पे 7 नंबर बनता है, 7 में 7 नंबर उनको दे दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा उन्होंने लिखा हुआ है। एग्जाम में कभी नहीं पूरा पड़ेगा आप लोगों का, बस ये आप लोगों का लास्ट का उपसंहार देखता है और शुरू का वो आप लोगों का रूपरेखा देखता है। मैं शुरू में आपको दिखा देता हूँ, शुरू में आपका रूपरेखा देख के प्रस्तावना देखेगा और लास्ट में आप लोगों का उपसंहार देखेगा और नंबर आप लोगों को दे देगा पूरा। बीच में हेडिंग वगैरह सही होना चाहिए, इनकी हेडिंग पूरी सही थी। इसके बाद लास्ट प्रश्न उन्होंने किया है 30वां, कि अपने क्षेत्र में 30वां प्रश्न में क्या किया है उन्होंने, प्रश्न उत्तर संख्या 30वां अथवा उन्होंने किया है। अथवा का मतलब ये उन्होंने किया है कि अपनी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए, 4 नंबर का है। तो उन्होंने सबसे पहले C14 मथुरा रोड नई दिल्ली, तो बिल्कुल सही, उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है। दिनांक में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिनांक में जैसे आपका 9 तारीख है तो 9 तारीख, 9 का महीना 2024 है तो आपको क्रॉस क्रॉस बना देना है, यह काम आपको करना है। डेट में आपको लिखना है 9/9/2024 और यहाँ पे 24 को पूरा नहीं लिखना है। प्रिय बहन मृणाल, बहुत प्यार, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फीलिंग लिख दिया है। फिर ये पूरे फीलिंग वो एग्जाम में कभी नहीं पड़ेगा, लास्ट में ये देखेगा तुम्हारी बड़ी बहन अब स, नाम उन्होंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखना आप लोग कि पूरी की पूरी यहाँ पे कॉपी जो है मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, इनका कहीं पे भी मिस्टेक देखने को आप लोगों को नहीं मिला। जब कॉपी मैंने चेक कर दिया, एक भी नंबर यहाँ पे कटा नहीं है, तो यहाँ पे देख पाओगे इनको नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70 में 70 नंबर उनको दे दिया गया। आपके सामने पूरा लाइव चेक किया हूँ, कहीं पे भी मिस्टेक की संभावना नहीं थी, 70 में 70 नंबर इनको बिल्कुल दे दिया गया है। इसी तरह आप लोगों की कॉपी लिखना है आप लोगों को।
मैंने सब कुछ डिटेल में समझा के पूरा बता दिया हूं आप लोगों को। उन्होंने कॉपी किस प्रकार लिखा है मैं दिखा देता हूँ। ये कॉपी इस तरह जांच होती है। तो हम मैंने तो बहुत यहाँ पे स्लो जांच किया है, बहुत तेज जांच होती है कॉपी। ठीक है, मात्र 2-4 एक कॉपी को 4 मिनट में पूरी की पूरी जांच हो जाती है, नंबर मिल जाता है। तो अगर आपने सही से लिखा हुआ है, राइटिंग बनाकर लिखा हुआ है, बनाकर भी आपने लिखा है तो पूरा पढ़ता नहीं एग्जामिनर। हालांकि मैं पढ़ के तो सुना भी दिया हूँ कि एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, आपको पूरे नंबर अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे आप। तो ये क्या हो गए, बिल्कुल पास हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छे से तैयारी में करा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल से पढ़ के बहुत सारे बच्चे 85-90% लाते हैं, आप भी लाओगे, बस डेली आप फॉलो करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।